हाँ जी बेटे। अब आज हम आपसे जो डिस्कशन करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसको हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका टॉपिक नंबर 1 आपसे बेसिक डिस्कशन जो है वो हमारी लास्ट लेक्चर में ओवर हो चुकी है। आज हम आपसे टॉपिक नंबर 2, जिसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और इट इज़ आल्सो नोन एज द कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और इट इज़ आल्सो नोन एज द नेट वर्थ मेथड, इस टॉपिक की हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और ये प्रैक्टिकल टच टॉपिक है। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, अप्रोक्सीमेशन 4 to 6 मार्क्स की वेटेज होती है इस चैप्टर की, तो वो आपको 90% स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ही आने वाला है। तो टॉपिक नंबर 2 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को करने से पहले हम पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। देखो, अगर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है कि आपके पास डबल एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग होती है। एक चीज़ डेबिट हो रही है, दूसरी चीज़ क्रेडिट हो रही है। ठीक है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली आपका जर्नल भी मैच है, आपके लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस की जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रायल बैलेंस में मैच हो जाती है। ठीक है। क्योंकि आप डबल एंट्री बुक कीपिंग में हो तो आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच है। और ट्रायल बैलेंस को हम क्यों बोलते हैं ट्रायल बैलेंस? क्योंकि इट इज़ ए ट्रायल ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जैसे एक क्रिकेट मैच का जब एक फाइनल मैच होने वाला होता है, मतलब कि एक्चुअल में, ठीक है ना, कोई भी मैच होने वाला है तो उससे पहले उसका ना ट्रायल किया जाता है। कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसको पब्लिकली एक्सेप्टेबल करना है कि नहीं करना, उससे पहले उसके काफ़ी ट्रायल होते हैं। ठीक है ना। तो कोविड वैक्सीन की बात ही अगर करते हैं तो उसके भी ट्रायल्स हुए काफ़ी सारे। उसके बाद उसको पब्लिकली ऑफिशियली जो है उसको लोगों के को दिया गया कि हाँ भी कि अब ये सिक्योर है तो आप ये इसको लगवा सकते हो। ठीक है ना। वैसे ही हमारी अकाउंटिंग में भी फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले एक ट्रायल किया जा रहा है सभी बैलेंसेस का, कि देखो सारे बैलेंसेस का टोटल करके आपका डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तभी उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, कि बैलेंसेस का ट्रायल, कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना। वैसे ही अब हम जब फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिसमें से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसमें से हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। फिर हमारी क्या बनती है लास्ट में? पोजिशनल स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है ना। जो हमारे ट्रेडिंग P&L है ये हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, और जो हमारी बैलेंस शीट होती है इसको हम पोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। और यही हमारी, अगर दोनों को प्रोनाउंसिएशन करनी हो तो इट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस 2 स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट। अब जो पोजिशनल स्टेटमेंट है उसको बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस से उठाई गई है सारा कुछ, और उसके जो बैलेंसेस हैं, उस शीट के जो बैलेंसेस हैं, जहां पे एसेट्स भी होंगी, लाइबिलिटीज भी होंगी, सब कुछ होएगा, वो बैलेंस होंगी। क्योंकि हम ऊपर से ट्रायल बैलेंस से डाटा उठा के लेके आए, और ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली है। तो स्टार्टिंग से अगर हमारा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस भी हमारा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है। तो हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटीज भी क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। एसेट्स हमारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट बैलेंसेस होती हैं। ठीक है ना। अब हम, मतलब मैं आपको यह समझा रहा था कि बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है, ट्रायल बैलेंस का नाम ट्रायल बैलेंस क्यों है, हर जगह पे बैलेंस बैलेंस वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डेबिट इक्वल बैलेंस किससे है? क्रेडिट से। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है। ठीक है ना। तो अब अगर हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, यहां पे तो हमारे पास है ही सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री तो है ही नहीं। ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं है। ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस नहीं है तो हम उसके फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते, और उसकी बैलेंस शीट भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें कैपिटल्स की फिगर को कैलकुलेट करना पड़ता है। हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल बैलेंसेस कहां से आते हैं? हमारे ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस ही नहीं है, ठीक है ना, तो कैपिटल कहां से आ गई फिर? अब हमें कैपिटल बैलेंसेस की तरफ रिवर्स ऑर्डर में चलना होता है। वो क्यों चलना होता है उसको पहले मैं समझाऊंगा आपको। कि मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि किसी भी पर्सन की कैपिटल में जंप होने का मेन रीजन क्या है? मान लो अगर कोई उसकी एडिशनल कैपिटल नहीं है,
ना उसने कोई ड्राइंग्स विड्रॉ की हैं, ठीक है ना, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा भी विड्रॉ नहीं किया, तो उसके बिजनेसेस में कैपिटल अगर पहले मान लो 1 लाख रुपीस की थी, आज वो कैपिटल 1,50,000 रुपीस की हो गई, ना उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, ना बिजनेस में से कुछ विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसकी कैपिटल में 50,000 जंप होने का रीजन क्या होएगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन, कैपिटल इंक्रीज होने का रीजन यहां पे ये है, अगर उसने एडिशनल भी नहीं लगाया, पैसा भी विड्रॉ नहीं किया और कैपिटल 50,000 से जंप हो रही है, तो इट रिफ्लेक्ट्स द प्रॉफिट्स, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स हो तब कैपिटल हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। दो रीजंस होते हैं कैपिटल इंक्रीज होने के, और दो ही रीजंस होते हैं कैपिटल डिक्रीज होने के। एक रीजन तो होता है कि आपके पास कैपिटल एडिशनल कैपिटल हो, ठीक है ना, या आपके पास प्रॉफिट्स हो, ठीक है ना, और भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी हो सकता है, पर बेसिकली दो रीजंस होते हैं, ठीक है ना, या प्रॉफिट आपको हुआ हो या आपको क्या हो? एडिशनल कैपिटल। और दो ही रीजंस होते हैं कैपिटल डिक्रीज होने के, या आपने ड्राइंग्स करवाई हो, बिजनेस में से पैसा निकलवा लिया हो, या लॉसेस हो जाए बिजनेस में से, ठीक है ना। तो मतलब यहां पे हमें उन कैपिटल्स को पकड़ना है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को पकड़ना है। जैसे मान लो कि हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल की फिगर है 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख रुपया मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, मैंने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपीस से, 1 लाख रुपए में से, ठीक है, दिस वन इज अवर ओपनिंग कैपिटल। तो अब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी पर्सन बिजनेस शुरू करेगा हमें उससे पूछना पड़ेगा कि भाई साहब आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था इस साल के बिगनिंग पे, ठीक है ना, आपकी क्या कैपिटल, आपने कितना पैसा लगाया था? तो उसने बोला 1 लाख रुपीस। अच्छा, फिर मैंने अब फोकस करना है इसकी क्लोजिंग कैपिटल की तरफ। अब मेरे को फोकस करना है कि इस भाई साहब की, अब देखो रिकॉर्ड्स तो मेंटेन नहीं है, ठीक है ना, तो मैं अब फाइनल अकाउंट्स तो बना नहीं सकता सीधा, तो मैं फोकस कर रहा हूं उसकी क्लोजिंग कैपिटल की तरफ कि इसकी क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं यार कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल देखने के लिए अब देखो, क्लोजिंग कैपिटल तो उस पर्सन को भी नहीं मालूम होएगी, उसके लिए मैंने ना उससे कुछ पूछना शुरू किया, ठीक है ना। अब हमें जब सिंगल एंट्री सिस्टम में हम जाते हैं या काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जाते हैं, तो जिस भी पर्सन के हमारे पास डाटा आ रहा है या जिसके भी हमने प्रॉफिट लॉस निकालने हैं, तो हमें उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि भाई साहब आपने बिजनेस में एसेट्स कितनी लगाई। एसेट्स मतलब मैं उनसे वैसे ही पूछूंगा, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि एसेट्स क्या होती हैं, मैं उससे वैसे ही पूछने वाला हूँ कि भाई साहब आपने फर्नीचर कितने का लेके आए? उसने बोला जी फर्नीचर हम लेके आए जी, मान लो जी 20,000 रुपये का, ठीक है। अब उसने मेरे को ये बताना शुरू किया, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट लॉस निकालना। उसके लिए मेरे को चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल को कैसे निकाला जा रहा है ये देखो बस आप। फिर मैंने उससे पूछा भाई साहब ऐसे है कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है? उसने बोला जी मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 30,000 रुपीज़। अब ये कौन से दिन की बात हो रही है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये मैं आपको ये 31 मार्च वाले दिन मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ सारी, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आपने जो भी ये अपना मशीनरी वगैरह यहाँ पे लगाई हुई है, तो मशीनरी में आपने कितना पैसा लगाया? उसने बोला जी 50,000 रुपया मैंने मशीनरी में लगाया, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा जी मार्केट में से आपने कितने पैसे लेने हैं? उसने बोला मेरे सन्ड्री डेटर्स हैं 30,000 रुपीज़। अब मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है, 31 मार्च को ईयर एंड पे मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। 31 मार्च वाले दिन मैं उससे ये इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। ये 1 अप्रैल वाली इन्फॉर्मेशन भी मैंने उससे ले ली थी कि भाई साहब आपने ओपनिंग पे कितना पैसा लगाया था? उसने बोला 1 लाख। फिर मैंने उससे पूछा आपका कोई बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है? उसने बोला जी हाँ जी 20,000 रुपया मेरे बैंक में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने उससे पूछा कि हाँ जी भाई साहब आप ऐसे बताओ कि आपने किसी भी अपने एम्प्लॉई को एडवांस में सैलरी पे की हुई है, ठीक है ना। तो उसने मेरे को बोला हाँ मैंने प्रीपेड सैलरीज भी पे की हुई हैं, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से मेरे को जजमेंट हो गई कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने उससे पूछा, उसने बोला जी 10,000 रुपया मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। अब मैं ना ये सारी एसेट्स का टोटल करने वाला हूँ, 20 और 30 50 हो गया, 50 + 50 1 लाख हो गया, 130 और 130 150, तो मेरे को टोटल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन मिली 1,60,000 रुपीज़। 1,60,000 इसने एसेट्स पे लगाया। ये मैंने अपने अंदर सारी कैलकुलेशन कर ली। फिर मैंने उससे बोला भाई साहब आपकी कोई लायबिलिटीज़? उसने बोला जी मैंने एक बैंक लोन लिया था, ठीक है, बैंक लोन या सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ भी मतलब उसकी लायबिलिटीज़ जो हैं।
तो लाइबिलिटीज़ के बारे में उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ जी 10,000 की मेरी जो है ये लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, अब इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब यहाँ से मेरे को ये जजमेंट हुई कि इस बंदे ने बिजनेस में कितना पैसा टोटल लगाया है, एसेट्स में, एसेट्स की शेप में कितना पैसा लगाया है, वो है 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। और इस पर्सन की जो लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, वो कितनी है 10,000 रुपीज़। यहाँ से मेरे को ये जजमेंट हुई कि इस बंदे की क्लोजिंग कैपिटल कितनी होएगी, इस बंदे का अपना पैसा कितना लगा हुआ है। एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस कंसर्न इज नोन एज कैपिटल, ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। तो यहां से मेरे को ये जजमेंट हुई कि इस पर्सन की क्लोजिंग कैपिटल कितनी होएगी 1,50,000 रुपीज, 1,50,000। और ये हमारी ऐसे कैलकुलेशन हो गई क्लोजिंग कैपिटल की। अब आप बताओ, अब यहां पे मैं ये सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल की, तो इसका नाम क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसको बैलेंस शीट नहीं ना हम बोल सकते, क्योंकि कैपिटल हमें, देखो बैलेंस शीट तो वो है जो पहले से ही बैलेंस हो, जिसमें मेरे को कैपिटल की फिगर जो है पता हो, ठीक है, और मैंने बैलेंसेस को मैच कर दिया। पर यहां पे तो कैपिटल की फिगर क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। यहां पे तो मैंने कैपिटल की फिगर को बैलेंस निकाला है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये पहले से बैलेंस नहीं है। तो यहां पे मेरे को कैपिटल की फिगर कैलकुलेट करनी पड़ी, और इसका नाम क्या होएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जहां पे मैं कैपिटल की फिगर को कैलकुलेट करूंगा। तो ऐसे ही अगर बाय चांस मेरे को ओपनिंग कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन ना दे पाए वो, ठीक है ना, कई बार रनिंग बिजनेसेस होते हैं तो ओपनिंग कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मैं क्या प्रिपेयर करूंगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर करूंगा, और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है बैलेंस शीट की तरह ही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बट इसका नाम बैलेंस शीट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे कैपिटल की फिगर मिसिंग है, और वो मेरी बैलेंसिंग फिगर की कैलकुलेशन है। जहां पे बैलेंसेस मैच हो जाएं, ठीक है ना, वो बैलेंस शीट है जिसमें कैपिटल की फिगर भी पता हो, एसेट्स की फिगर भी पता हो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज की फिगर भी पता हो, फिर हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो बाय चांस अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल की फिगर भी ना आती, तो मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाता, अफेयर्स, जहां से मेरे को ओपनिंग कैपिटल की फिगर कैलकुलेट हो जानी थी, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट होनी थी मेरी। अब मेरे पास मान लो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास 1 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 150 है, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या होता है कि मेरे को प्रॉफिट लॉस निकालना है। क्वेश्चन में मान लो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं है, मैं सीधा सीधा देख रहा हूं यार कि इस बंदे का बिगनिंग पे, ईयर की बिगनिंग पे 1 लाख था, और ईयर एंड पे कितना हो गया 1,50,000, ठीक है ना। कैपिटल्स, ईयर बिगनिंग पे कैपिटल 1 लाख है, ईयर एंड पे कैपिटल कितनी है 150, तो इसका मतलब 50,000 जो कैपिटल के अंदर जंप हो रहा है, जो 50,000 का कैपिटल के अंदर जंप हुआ, वो क्या होएगा, प्रॉफिट, ठीक है। ये 50,000 बेटे क्या होएगा, प्रॉफिट। अगर कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल अगर आपकी इंक्रीज है ओपनिंग से, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल अगर आपकी हायर है ओपनिंग से, तो फिर इसका मतलब आपकी क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट है, इसका मतलब आप प्रॉफिट की तरफ हो। अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल कम है ओपनिंग कैपिटल से, तो इसका मतलब आप लॉस में हो, क्योंकि आपकी कैपिटल डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं है, पहले सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल की फिगर्स को कंपेयर करके वहां से कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज हायर देन ओपनिंग कैपिटल, देन इट जनरेट्स प्रॉफिट। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज लोअर देन ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल फिगर इज लोअर देन ओपनिंग कैपिटल, देन इट रिफ्लेक्ट्स योर लॉसेस, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि वो पर्सन मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे कि यार ऐसे था कि मैंने ना ड्यूरिंग द ईयर कुछ मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स थी उसको सेल किया। अब ये पर्सन मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने वो पर्सनल एसेट्स को सेल करके मैंने वो पैसा अपने बिजनेस में ना 20,000 रुपीज़ और लगा दिया था। अब मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन आ गई क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल, कि बिजनेस में यार ये तो एडिशनल कैपिटल भी लगी हुई है, ठीक है ना। अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगी हुई है, फिर मैं ये देखूंगा कि यार पहले कितनी कैपिटल थी 1 लाख, अब कितनी कैपिटल हो गई 1,50,000। कैपिटल में जंप कितना हुआ 50,000, ठीक है ना।
अब 50,000 में से 20,000 का जंप का रीजन क्या है? एडिशनल कैपिटल। तो इसका मतलब फिर बाकी का 30,000 का जंप क्या है? प्रॉफिट। यही हुआ ना, कैपिटल में टोटल जंप कितना हुआ? 50,000, जिसमें से 20,000 तो ये एडिशनल कैपिटल ही है, ठीक है ना। तो बाकी का 30,000 जो कैपिटल में और जंप हुआ वो क्या था? हमारी प्रॉफिट, ठीक है। तो अब बताओ मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करूंगा? अगर इसी चीज में से मेरे को प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी हो तो मैं यहां से इसको इरेज करके यहां पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि अगर मेरे को प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी हो तो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा। प्रॉफिट बेटे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं क्लोजिंग कैपिटल को पकड़ूंगा 1,50,000, ठीक है। अब इसमें से 20,000 की तो एडिशनल कैपिटल है, तो 20,000 की एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दूंगा पहले, कि 20,000 का जंप होने का रीजन तो एडिशनल कैपिटल है, ठीक है ना। अब मेरी कितनी कैपिटल रह गई? 1,30,000, ठीक है ना। फिर इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। इसको एडजस्टेड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल 130 आ गई। अब मैं 130 का कंपैरिजन किससे करने वाला हूं? ओपनिंग कैपिटल से। अब ओपनिंग कैपिटल मेरे पास कितनी है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया मेरी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो 1,30,000 की कैपिटल थी जो आफ्टर दी इफेक्ट्स ऑफ आफ्टर दी जो जिसमें से मैंने एलिमिनेट कर दिए एडिशनल कैपिटल के इफेक्ट्स। अब उसका कंपैरिजन 1 लाख से हो रहा है, इसका मतलब 30,000 रुपीज मेरा क्या जनरेट हुआ है? प्रॉफिट। तो ऐसे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? प्रॉफिट, ठीक है। होपफुली बेटे आपको समझ लग गई होगी कि ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। और जहां पे ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जहां पे ये सारे प्रॉफिट की कैलकुलेशन होएगी ना, ये सारे प्रॉफिट की, इस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। तो ये हो गया एडिशनल कैपिटल। मतलब एडिशनल कैपिटल को हमें क्या करना है? माइनस कर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो एडिशनल कैपिटल के साथ कि हाँ जी ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में से ड्राइंग्स भी हुई हैं, कि उस बंदे ने पैसा निकलवाया भी है, ठीक है। मान लो 10,000 की ड्राइंग्स आ गई। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका मतलब तो यही है, अब इसका मतलब तो ये है कि इस बंदे ने जो बेसिकली 10,000 निकलवाया है वो कमाया तो होएगा ही पहले, ठीक है ना, तभी 10,000 निकाला है उसने। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 1,50,000 की ये क्लोजिंग कैपिटल आई है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली सॉल्व करता हूँ। मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आई थी वो कितनी आई थी? 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। अब जब उस पर्सन ने इसमें से 10,000 निकलवाया हुआ है, ड्राइंग्स हुई हुई हैं 10,000 की, इसका मतलब वो इसमें से माइनस हुई हुई हैं, ठीक है ना, पैसा निकलवाया हुआ है। और जो पैसा निकलवाया वो प्रॉफिट तो बना ही होएगा, तभी तो पैसा निकलवाया, ठीक है ना। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस है, ठीक है ना, मतलब उसके ड्राइंग्स के इफेक्ट्स माइनस हुए हुए हैं। तो एक बार मैं ड्राइंग्स के इफेक्ट को दोबारा न्यूट्रल करने वाला हूं। मतलब ये हो गया कि ड्राइंग्स जो माइनस हुई हुई हैं, मैंने ड्राइंग्स को एक बार इसमें प्लस किया। इसका मतलब मेरे को ना अब ये पता लगा कि यार इस बंदे की एक्चुअल, अगर ये पैसे ना निकलवाता, अगर ये पर्सन पैसे ना निकलवाता तो इसकी कैपिटल कितनी होने वाली थी? 1,60,000। बट उसकी कैपिटल 150 क्यों शो कर रही है? क्योंकि उसने उसमें से 10,000 निकलवाया हुआ है, ठीक है ना। 10,000 जो निकलवाया हुआ है वो कैपिटल में से माइनस हुआ है, और जो कैपिटल में से माइनस हुआ है वो मैंने एक बार प्लस कर दिया बीच में। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से ये कैपिटल 1,60 होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग्स मैंने क्या की? माइनस कर दी। रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। वो देखो वो क्रैमिंग है कि हाँ भी बेटा क्लोजिंग कैपिटल से आपने ओपनिंग की तरफ जाना है, जो ड्राइंग्स माइनस हुई हुई हैं उसको आप प्लस कर दो, जो एडिशनल कैपिटल प्लस हुआ है उसको आप माइनस कर दो। वो एक क्रैमिंग है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझो कि 1,50,000 रुपीज जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें से 10,000 की ड्राइंग्स का इफेक्ट माइनस है। अगर ये 10,000 की ड्राइंग्स ना निकलवाई होती तो कैपिटल कितनी होने वाली थी? 160, ठीक है ना। और आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की हुई थी? मैंने क्वेश्चन में अभी एग्जाम्पशन ली थी 20,000। अगर आप ये 10,000 ड्राइंग्स ना निकलवाते तो आपकी कैपिटल 160 होती। और अगर ये आप एडिशनल कैपिटल भी ना लगाते, ठीक है ना, इससे कैपिटल प्लस हुई हुई है, मैं मान लेता हूं कि अगर ये एडिशनल कैपिटल ना लगाई जाती तो आपकी कैपिटल कितनी होने वाली थी फिर? 1,40,000। तो मतलब मैंने ड्राइंग्स के इफेक्ट्स को भी खत्म कर दिया, जो माइनस हुआ था उसको प्लस कर दिया,
और एडिशनल कैपिटल जो प्लस हुई हुई थी उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मैं ना एक स्टेबल फिगर पे आ गया कि यार अगर ड्राइंग्स भी ना होती, ठीक है ना, तो 160 होता, ठीक है ना। अगर एडिशनल कैपिटल ना होती तो मैं 140 पे होता। एडिशनल कैपिटल को भी बाहर निकाल दिया और ड्राइंग्स जो माइनस हुई हुई थी उसको भी ऐड बैक कर दिया। तो फिर इसका मतलब हमारी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो हमारी कितनी होती, ना कोई एडिशनल कैपिटल होती ना हमारी कोई ड्राइंग्स होती, तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल कितनी होती, 140। और हमने जो कैपिटल ओपनिंग पे लगाई थी, अब इसका कंपैरिजन किससे होने वाला है, ओपनिंग कैपिटल से। हमने जो कैपिटल ओपनिंग पे लगाई थी वो कितनी लगाई थी, 1 लाख रुपीस। इसका मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्राइंग्स ना हो, ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल ना हो, तो आपकी कैपिटल में कितना जंप हुआ है, आपकी कैपिटल में बेटा कितना जंप हुआ, 40,000 रुपीज़। और ये जो 40,000 रुपीज़ का आपकी कैपिटल में जंप हुआ ये प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें से एडिशनल कैपिटल का जंप जो है वो मैं माइनस कर चुका हूँ और ड्राइंग्स जो माइनस हुई हुई है उसको मैं प्लस कर चुका हूँ। तो इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया होगा ड्यूरिंग द ईयर, आपने ये देखना है कि आपकी ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स के अलावा क्या इफेक्ट पड़ा, बस। अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स के इफेक्ट्स को खत्म करके, ठीक है ना, आपकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख से 140 हुई है, इसका मतलब 40,000 आपका प्रॉफिट है। तो इसलिए ड्राइंग्स जो माइनस हुई हुई थी उसको प्लस किया गया, जो एडिशनल कैपिटल प्लस हुई हुई थी उसको क्या किया गया, माइनस किया गया। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है बेटे, ये सारी कैलकुलेशन के लिए इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, जहां पे ये सारी कैलकुलेशन होगी वो सारी कैलकुलेशन होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पे जाने के लिए मेरे को एक तो चाहिए ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, एक तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, एक मेरे को क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। और अगर मेरे को ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन आई तो वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ऐसे एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा भी दिखा दें, एक्सप्लेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, in order to ascertain profit or loss, it is necessary to calculate the capital at the beginning, मतलब मेरे को ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए और एज वेल एज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मेरे को क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए। दोनों कैपिटल्स को कैलकुलेट करके फिर मैं क्या बनाऊंगा, अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। उसमें एडजस्टेड कैपिटल और ड्राइंग्स के इफेक्ट्स को कैंसिल करके, ठीक है, जो ड्राइंग्स माइनस हुई है उसको प्लस करके, एडिशनल कैपिटल जो प्लस हुई है उसको माइनस करके मैं अपनी एडजस्टेड कैपिटल पे पहुंच जाऊंगा। और एडजस्टेड कैपिटल का कंपैरिजन ओपनिंग कैपिटल, अगर मेरी एडजस्टेड कैपिटल इंक्रीज हुई देन इट जनरेट्स प्रॉफिट, अगर मेरी एडजस्टेड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से डिक्रीज हो रही है देन इट जनरेट्स लॉसेस, ठीक है। तो कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस की कैसे होएगी वो भी हम एक बार आपको स्टेप वाइज दिखा दें सारा। स्टेप नंबर 1 हमारा होएगा बेटे, प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, आपसे डिस्कशन हो चुकी है। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होने वाला है, प्रिपेयर क्लोजिंग कैपिटल टू कैलकुलेट दी, प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल्स। मतलब पहले मेरे को ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, फिर मेरे को क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। और फिर स्टेप नंबर 3 मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस, इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनेगा। और फाइनली जो उसकी इक्वेशन बनेगी, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को प्लस किया जाएगा क्योंकि वो माइनस हुई हुई हैं, तो मैं उसको प्लस करके उसके इफेक्ट्स को न्यूट्रल करूंगा। और एडिशनल कैपिटल प्लस हुई हुई है उसको माइनस करूंगा और यहाँ तक मेरी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी और उसमें से कंपैरिजन मैं ओपनिंग कैपिटल उसमें से माइनस करूंगा। अगर ये फिगर पॉजिटिव में आई, ठीक है, अगर ये फिगर पॉजिटिव में आई देन इट जनरेट्स प्रॉफिट, और अगर ये फिगर मेरी नेगेटिव में आई देन इट जनरेट्स लॉसेस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर होएगा जी स्टेप वाइज जो हम क्वेश्चंस में करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूं, वैसे तो चलो फॉर्मेट कुछ होता नहीं है अकाउंटेंसी में, पर फिर भी चलो एक बार मैं दिखा देता हूं। जितनी भी एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ठीक है, तो वो सब कुछ आपकी क्या होएंगी, एसेट साइड शो होएंगी और ये आपको फिगर गिवन आएगी, ठीक है ना, ये सारी फिगर आपको गिवन आने वाली है। और दीज आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, तो ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, ठीक है, ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं।
और यहाँ से फिर मेरे को कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। अगर ये आप ओपनिंग सारी फिगर्स उठा रहे हो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हो, फिर ओपनिंग कैपिटल की फिगर कैलकुलेट होएगी। अगर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हो, फिर ये क्लोजिंग कैपिटल की फिगर्स कैलकुलेट होएंगी। ठीक है, तो दिस वन इज द टॉपिक नंबर 2 कि जिसमें हमने बेसिकली आपसे ये सारी डिस्कशन की है कि अभी क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करके हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, एक डिफरेंस भी मैं आपको दिखा दूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपको थ्योरेटिकली कहीं पे भी टेस्ट हो सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको इतना सुनने के बाद तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, पर फिर भी एक बार आपको थ्योरेटिकली इसका डिफरेंस दिखा दे। फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जनरली प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जा रहा है। और बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये पहले से ही बैलेंस है तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यहां से असर्टेन होगी। सेकंड जो डिफरेंस है, अकाउंटिंग सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड व्हेन डबल एंट्री इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तब बनाया जाता है अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं है। बैलेंस शीट तब बनाई जाएगी अगर प्रॉपरली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनेगी ये। थर्ड डिफरेंस, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इट इज नॉट फ्यूली बेस्ड ऑन लेजर बैलेंसेस। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये लेजर बैलेंसेस के बेसिस पे नहीं है। ये तो जितनी आप इंफॉर्मेशन उनके डॉक्यूमेंट्स हैं या उनसे आप वर्बली या कम्युनिकेट करके आप ले सकते हो, उसके बेसिस पे बन रहे हैं। वेयर एवर पॉसिबल लेजर बैलेंसेज आर टेकन, सम आइटम्स आर टेकन फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड सम आइटम्स आर मेयर एस्टिमेट्स। कुछ चीज़ें तो एस्टिमेट के बेसिस पे ही रखी जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको अगर उसके प्रॉपरली इन्वॉइसेस मिल जाएं, बिल्स मिल जाएं, तो उसके बेसिस पे भी हो जाती हैं। और जो बैलेंस शीट है इट इज़ प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंसेस। ये तो जो लेजर बैलेंसेस बोलेगा, जो ट्रायल बैलेंस बोलेगा, उसके बेसिस पे बनेगा हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, रिलायबिलिटी, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये रिलायबल नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हैं। और बैलेंस शीट हमारी बेटे रिलायबल है क्योंकि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करके प्रॉपरली बनाई गई है। ठीक है, और फिफ्थ डिफरेंस की तरफ चलते हैं। जो मिसिंग आइटम्स हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द आइटम्स ओमिटेड। यहाँ पे अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड करना आप भूल गए हो, ठीक है, तो वो आपको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता सिंगल एंट्री में, क्योंकि वहाँ पे तो आप जितना एस्टीमेट्स के बेसिस पे डाटा इकट्ठा कर सकते हो, उसके बिजनेस को देख के आपको पता लग जाता है कि यार ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल मशीनरी पड़ी हुई है, ये स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ हाइड होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। डबल एंट्री में, बैलेंस शीट में बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर ड्यूली रिकॉर्डेड, और अगर कुछ ओमिट हुआ तो उसको भी ट्रेस प्रॉपरली कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बेटे हमारा टॉपिक नंबर 2 का आपसे एक कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन हुई है कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है और इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल्स को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन की जा रही है। ठीक है, सारा जो भी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए, वो मैंने आपसे सारी इस लेक्चर में डिस्कशन की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, आपके प्रैक्टिस और करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।